अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब सबसे पहले उनके दौरा बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे और इस दौरे के दौरान 6 मुफाहमती यादाश्तों पर मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। बांग्लादेश के और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई है। मुजम्मिल साहब, कितना सक्सेसफुल देख रहे हैं आप पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश? देखिए, मेरे ख़्याल में ये दौरा में जो सबसे ख़ास बात यह है कि वो बांग्लादेश की तमाम बड़ी सियासी जमातों के वफूद से मिल रहे हैं जी। एक डिस्कनेक्ट, जो पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो गैप भी ब्रिज किया जा रहा है। और मैं देख रहा था कि वो BNP के मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी, सिटीज़न पार्टी, जमात इस्लामी और सब बड़ी जो जमातें हैं उनके वफूद इसहाक़ डार साहब को मिले हैं जी। जो अपनी जगह एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो वहाँ की पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं उनकी और पाकिस्तान की कुर्बत ज़्यादा ज़रूरी है हुकूमतों की निस्बत, ताकि वहाँ को पॉलिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना बन सके। बाकी ये दौरा में हमारे वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब भी वहाँ हैं और मुख्तलिफ जो ट्रेड और वहाँ के बिजनेसमैन और सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, हर किस्म की जो ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड वॉल्यूम को कैसे लेके जा सकते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सार्क के रिवाइवल पे हुई है। लेकिन साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क एक बहुत बड़ी तंजीम होती थी जिसे इंडिया ने डंप कर दिया था और उस वक्त बांग्लादेश जो है वो हसीना वाजिद इंडिया के साथ थी, तो सार्क के इजलास ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सार्क को रिवाइव करने पर बात हो रही है। अब ये ऐसा होगा कि अगर सार्क का इजलास इस्लामाबाद में रखा जाता है और इंडिया नहीं भी आता और बांग्लादेश आ जाता है, बाकी ममालिक आ जाते हैं, तो इंडिया सार्क से आइसोलेट हो सकता है। तो वो भी एक बड़ा स्टेप था। फिर जो एक दूसरे के डिप्लोमेट्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, वो मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप है। अब मेरे ख्याल में आगे चल के जो है पीपल टू पीपल वीज़ा फ्री भी बांग्लादेश के साथ हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को जितना नरम किया जा सके वो किया जा सकता है। फिलहाल सफारतकारों और हुकूमती अहलकारों के लिए वीज़े से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़्लाइट्स रिज्यूम होनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फेरी सर्विस भी चल सकती है। अभी हमने देखा वो फेरी सर्विस इराक तक चली तो अब हम अपनी ये जो ब्लू ट्रेड है जिसे आप कहते हैं C2C ट्रेड वाली, उसको बांग्लादेश के साथ बहुत बढ़ा सकते हैं। फिर आगे ये भी है कि बांग्लादेश पर टैरिफ पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो बांग्लादेश का बिजनेसमैन पाकिस्तान आ भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान का टैरिफ रेट कम है इस वक्त। तो बहुत सी ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक्सप्लोर हो सकती हैं। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री जो ताउन है वो बहुत बढ़ रहा है, जिसके लिए हमने एंगेजमेंट्स भी देखी हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री। और वो हमसे कोई 32 JF-17 थंडर लेना चाहते हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है इस वक्त, तो उनके पास कोई बड़ा जहाज़ नहीं है। और इस वक्त उन्हें खित्ते में जो सबसे कमज़ोर जहाज़ लग रहा है, जो सबसे कम कीमत जहाज़ लग रहा है, कमज़ोर तो नहीं कहना चाहेगा, वो JF-17 थंडर है। वरना बाकी जहाज़ बहुत महंगे हैं और वो इस वक्त बांग्लादेश ख़रीदने की पोजीशन में नहीं है। तो वो JF-17 थंडर ब्लॉक का एक हमसे 32 का फ्लीट का भी पाकिस्तान को ऑर्डर देना चाहते हैं और भी डिफेंस कॉपरेशन पाकिस्तान के साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में खित्ते की सियासत बहुत बदल रही है। बांग्लादेश और चाइना की कुर्बत भी नज़र आ रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुर्बत भी नज़र आ रही है, और ये खित्ते में इंडिया को लिए आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। इंडिया बांग्लादेश के साथ भी उसका तनाव है, पाकिस्तान के साथ भी तनाव है, चीन के साथ भी तनाव है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तो मेरे ख्याल में ये जो दौरा है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली ट्रेड के लिए, बिजनेस टू बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा है। और हमें काफ़ी जो वहाँ से जेस्चर्स मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। वरना इससे पहले जब हमारी सेक्रेटरी खारजा गए थे तो इतने पॉजिटिव जेस्चर्स नहीं थे, जिसके बाद डार साहब का जो विजिट था वो पोस्टपोन हो गया था। और मेरे ख्याल में अब जो है वो काफ़ी पॉजिटिव जेस्चर्स मिल रहे हैं। और डार साहब बड़ी अच्छी खबरें लेके वतन वापस लौटेंगे। अच्छी खबरें तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले हमने चावल एक्सपोर्ट किए हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश को चावल चाहिए थे, वो इंडिया उनको चावल नहीं दे रहा था।
तो पाकिस्तान ने इमरजेंसी में बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट किए थे, तब बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान से कहा था। तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी ट्रेड के ऑप्शंस मौजूद हैं और उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, और खित्ते में जितना ट्रेड बढ़े उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बिल्कुल, तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से मुजम्मिल साहब, अब मुश्किल आके खड़ी हो चुकी है सामने कि अब नाराज़ हैं कुछ अरकान पीटीआई के अंदर से ही कि बाहर से आने वाले को पीटीआई की अक्सरियत रखने वाली पोजीशन की क़यादत आखिर क्यों सौंपी जा रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब, सेनेटर आज़म सवाती कौमी असम्बली और सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी के गिर्द पैदा होने वाले तनाज़े के दौरान पीटीआई की जो सूरत हाल है वो यही है कि अगर साबिक रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज पार्लियामेंट से बाहर हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई ने कहा है कि हमारी पहली तरजीह तो उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाना है। हाँ, तकरीरियाँ सिर्फ उसी सूरत में होंगी। अच्छा, अब वो वापस कैसे आ सकते हैं? दोनों को वापस आने के लिए पंजाब में आकर गिरफ्तारी देनी होगी। आप मैंने आपको कल कहा था कि अहमद चट्ठा और बच्चर साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद की हैं और कहा है कि पहले सरेंडर करें, पहले गिरफ्तारी दें, वो उमर अयूब और शिबली फराज के लिए भी पेशावर हाई कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको ये कहना कि आपकी गिरफ्तारी भी ना हो, आप सरेंडर भी ना करें और हम आपको बहाल कर देते हैं। जी। अभी तक उनके पास जो स्टे है वो ज़िमनी इंतखाब रोकने का है। कोई पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बहाल नहीं किया, और मैं नहीं समझता पेशावर हाई कोर्ट उमर अयूब या शिबली फराज को तब तक बहाल कर सकता है जब तक उनकी सज़ा मुअत्तल ना हो जी। और सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार पेशावर हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो लाहौर हाई कोर्ट के पास है। और लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ है कि जिस जिसको सज़ा हुई है वो पहले गिरफ्तारी दे, सरेंडर करे, उसके बाद अपील लेके हमारे पास आए। तो ये एक ज़रा मुश्किल हो गया कि क्या उमर अयूब साहब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, क्या शिबली फराज गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुमकिन भी है। सियासतदान के लिए गिरफ्तारी देना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। उमर अयूब साहब गिरफ्तारी दे भी सकते हैं, मैं इसको आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कहता। मेरा ये ख्याल है कि वो गिरफ्तारी दे भी सकते हैं, लेकिन चूँकि 10 साल कैद है, लिहाजा 7 साल से ऊपर में फौरी तौर पे बेल नहीं मिलती, फौरी तौर पे सज़ा मुअत्तल नहीं होती, तो इट में टेक 3-4 माह 6 माह लग जाएं बारी पे आते, अपील सुनते, आप समझें। अब ऐसा नहीं है कि रातों रात उनकी अपील सुनी जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उमर अयूब और शिबली फराज गिरफ्तारी दे भी दें तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपको एक अबूरी की लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों हाउसेज में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन लाए आप वो दोनों हाउस चला लेंगे। बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग्स होती हैं, बहुत जगहों पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की नॉमिनेशन चाहिए होती है, तो अभी तो किससे अपोजिशन में बात की जाए? तो मेरे ख्याल में स्पीकर जो हैं वो अपोजिशन के अरकान को ये ख़त लिखेंगे कि आप अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद करके हमें बताएं ताकि आगे चल सके बात। अब जहाँ तक ये बात है कि जी उमर अयूब और शिबली फराज अपने कानूनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट करें, मैंने कहा उसके लिए गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। ये दुरुस्त है कि महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर पीटीआई में इत्तफाक राय नहीं है। पीटीआई में बहुत से, एक तो वो पीटीआई से है नहीं, और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम कोई इम्पोर्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों रखें। वो कल को पार्टी की पॉलिसी लेकर चले या ना चले, कल को वो पार्टी के साथ चले या ना चले, लेकर बनाकर कल को उतारना और बैड टेस्ट होगा। तो इतना बड़ा ओहदा जो है वो महमूद खान अचकज़ई को क्यों दिया जाए? लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि फिलहाल पार्टी तो उमर अयूब के साथ खड़ी है, आज़म सवाती के साथ खड़ी है, शिबली फराज के साथ खड़ी है। नहीं, अब होगा, मतलब कुछ कंफ्यूजन है ना, समझ में नहीं आ रही कि नहीं, कैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो खान साहब ने कहा है वो होगा। पहली बात मैं समझता हूँ कि पीटीआई अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बानी पीटीआई के किसी भी नॉमिनेशन को रद्द कर दे। मैं ऐसा पीटीआई में अभी नहीं देख रहा। लोग माइनस इमरान खान की बहुत बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि इमरान खान की पार्टी पर ग्रिप कमज़ोर हो रही है। ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी पर ग्रिप कमज़ोर हो रही है, उनकी मुलाकातें महदूद हैं, उनके लिए मसाइल हैं, उनको वो माइनस हो रहे हैं, बहुत सारे फैसले उनकी मर्ज़ी के बगैर भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अभी ये पोजीशन नहीं आई कि पार्टी उनसे बगावत कर दे। ये तो है कि बहुत सारे काम उनसे पूछे बगैर हो रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खान ने किसी को नामजद किया और पार्टी उससे बगावत करके कहे कि हम ये नामजदगी नहीं मानते। अभी ये हालात नहीं हुए, इतनी ग्रिप लूज नहीं हुई, इतने माइनस नहीं हुए। उसके कोशिश जरूर की गई, लेकिन अभी उसके दर्जात हैं, अभी वहां तक बात नहीं पहुंची है। हमें फिर बात करनी चाहिए
कि माइनस होना है तो बजट पास हो सकता है, माइनस होना है तो कोई एक आधी टिकट उनकी मर्जी के बगैर दी जा सकती है, माइनस होना है तो कोई और छोटे मोटे सियासी फैसले जो हैं लोकल अंडरस्टैंडिंग्स एस्टेब्लिशमेंट से बात करके डे टू डे रिलेशनशिप ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन बगावत अभी बानी पीटीआई से नहीं मुमकिन है। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि इस नामजदगी पर सबको आमीन कहना पड़ेगा। इख्तलाफात अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अगर स्टेज आई तो महमूद खान अचकज़ई को, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को भी महमूद खान अचकज़ई सूट करते हैं। कैसे? देखो वो डायलॉग का आदमी है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब की आपको तकरीरें याद है ना, उनके स्टेटमेंट याद है, लेकिन उनका एक पहलू ये भी है कि वो पार्लिमान की बालादस्ती पर और पार्लिमान पर यकीन रखते हैं, जमहूरी इदारों, मतलब वो जो पीटीआई ये कहती है ना हम पार्लिमान का बाइकाट कर देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, हम छोड़ देंगे, महमूद खान अचकज़ई इसके हामी नहीं है। महमूद खान अचकज़ई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के हामी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने इमरान खान के धरने की भी मुखालफत की थी, कंटेनर की भी मुखालफत की थी, वो इस्तीफ़ों के भी ख़िलाफ़ हैं। तो वो एक डायलॉग का आदमी है। मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब तो ये तजवीज़ भी दे रहे थे कहीं बैठ के इस्लामाबाद में कि एक बड़ा जरगा ले जाकर नवाज शरीफ से बात करते हैं। अच्छा, तो अपोजिशन सारी एक बड़ा जरगा ले जाकर नवाज शरीफ से बात करें कि ये बहादुरी ख़त्म करें हम और कोई डायलॉग का रास्ता बनाएं। तो मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई ज़्यादा काबिल कबूल होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो कोई इमरान खान के उस तरह जो है डमी नहीं होंगे जैसे उमर अयूब या कुछ हैं। वो एक दफ़ा बन गए तो फिर वो थोड़ी अपनी मर्जी भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं, वेट एंड वॉच। मतलब साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इक्तिसादी किरदार, रेमिटेंसेज और सरमायाकारी को सराहा, जबकि पाकिस्तान की तरक्की और डायस्पोरा के शराकती किरदार पर भी उन्होंने जोर दिया है। इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि सैयद कमर रजा साहब हैं, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं सर? बहुत नवाजिश, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। सैयद कमर रज़ा साहब, आपने अब तक 4 कन्वेंशन कराए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंड। एक इस्लामाबाद में कराया पहला, जिससे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने खिताब किया। फिर जब ट्रम्प से मिलने गए फील्ड मार्शल तो एक वाशिंगटन में कराया। फिर वो जब चेन ऑफ कमांड के लिए गए तो आपने एक टैंपा में कराया। फिर एक आउट ऑफ द ब्लू ब्रसल्स में कराया, जिसका तनाज़ा भी काफ़ी है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ये कन्वेंशंस किन अहदाफ और किस मकसद के तहत करा रही है? क्या फील्ड मार्शल की डायस्पोरा से खिताब के पीछे कोई स्ट्रेटजी है या पीआर कन्वेंशंस हैं ये सारे? सरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और बड़े अहम टॉपिक पे आपने ये सवाल किया मुझसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, देखें, कन्वेंशन तो पाकिस्तान वाला कन्वेंशन था, बाकी आप इसको प्रोग्राम्स कह सकते हैं। जो आपका अहम सवाल है वो ये है कि ये कोई पीआर के लिए कर रहे हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर, लॉजिक ये है, जहां पाकिस्तान की सरजमीन पे अटैक हुआ है, जहां प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए हमारे दुश्मन ने बलूचिस्तान में, केपी में इंतशार फैलाया हुआ है और जिस तरह की सरगर्मियाँ हो रही हैं वो किसी से डगी छुपी नहीं है। इसी तरीके से डायस्पोरा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का एसेट है, उधर भी अटैक हुआ है। उधर भी डायस्पोरा को अपने मुल्क से बददिल करने की कोशिश की गई है, दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आप ये देखेंगे डायस्पोरा के जो मोबाइल फ़ोन है उस पर टैक्स लगाया गया है। ये समझ नहीं आ रहा हमें, मगर ये भी एक कोशिश है डायस्पोरा को अपने से दूर करने की। दूसरा, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स थी पीआईए के ज़रिए। हमारी पीआईए की फ़्लाइट्स को जानबूझ के डिस्कनेक्ट किया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जो पूरा डायस्पोरा है उसको ज़हर आलूद किया गया है। और मैं ये नहीं कि अब मैं चेयरमैन ओपीएफ हूँ तो ये बात मैं कह रहा हूँ, मेरा शुरू से ये कहना भी है और मानना भी है।
अगर पाकिस्तान को इस इकोनॉमिकल डिफिकल्टी से कोई निकाल सकता है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो निकाल सकते हैं। तो जो फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और यहाँ पर भी वो पाकिस्तान के लिए ही जंग लड़ रहे हैं। डायस्पोरा उनके दिल के करीब है, डायस्पोरा की इम्पोर्टेंट और उसकी जो अफादियत है वो उसको समझते हैं और वो डायस्पोरा को एंगेज कर रहे हैं, डायस्पोरा को बता रहे हैं और जो बात डायस्पोरा से कर रहे हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये बात आपकी और मेरी बात है, ये हमारे पाकिस्तान की बात है। तो वो बेशक मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल ये भी एक किस्म का वॉर फुटिंग पे डायस्पोरा के साथ बैठते हैं और दुश्मन को आउट कर रहे हैं वहाँ से। और भी आगे कोई कन्वेंशंस या इस तरह की गेट टुगेदर्स प्लान हैं या ब्रसल्स पर इख्तिताम हो गया, काफ़ी तनाज़ा पैदा हो गया ब्रसल्स के बाद, तो अब आगे और नहीं होंगी? सर देखें, कोई ना तनाज़ा है और ना कोई और चीज़ पहले से कोई प्लान हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी फील्ड मार्शल हमारे कौमी हीरो हैं, वो इस वक्त सिपा सलार उम्मत मुसलमा है और जहां उनकी ज़रूरत होगी वो हमारे साथ होंगे। वो पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार करने वाले इंसान हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी वो बहुत प्यार करते हैं। Whenever needed he will be with us। जो तनाज़े की बात आप कर रहे हैं, देखें दुश्मन की चाल होती है। वहां पर क्या हुआ, वहां 900 के करीब लोग 4 दिन के अंदर, ये 4 दिन में सारा कुछ प्लान हुआ है, दुनिया के यूरोप के 19 कंट्री से वहां पर जमा हुए, ठीक है। और ये वहां पर हमने किसी को एड्रेस भी शेयर नहीं किया था, 4 घंटे पहले सिर्फ एड्रेस शेयर किया था लोगों के साथ। अपने जहाज के टिकट लेके, अपने ट्रेन के टिकट लेके, अपनी गाड़ियों पे आके, होटल बुक करा के वहां आके ठहरे, सिर्फ और सिर्फ अपने हीरो को सुनने के लिए और देखने के लिए। और जब वहां पर वो लोग आए, लोग डिसिप्लिन तरीके से बैठे और फील्ड मार्शल साहब ने 2 घंटे बात की और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये बातें मेरी और आपकी हैं, ये बातें बाहर करने वाली नहीं है, ये बातें मेरी और आपकी हैं, ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। और उन्होंने वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की जो ये वॉर हुई है इसके बारे में लोगों को आगाह किया। उन्होंने जो प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं उसके बारे में लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्म किया। उन्होंने जो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जिन ज़खायर से पाकिस्तान को माला माल किया हुआ है उन पे बात की। कमर शाह साहब, एक सवाल बड़ा है कि हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस? कौन पैसे लगा रहा है, कौन, हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस? टैंपा में भी कम्युनिटी ने पे किया और यहाँ जो ब्रसल में हुआ है यहाँ भी कम्युनिटी ने पे किया है। कम्युनिटी में मतलब आप इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि कौन मालदार है वो पे कर दे ताकि फिर उसके जरिए कराया जा सके? अल्लाह वो दिन हमें ना दिखाए, ना तो हुकूमत पाकिस्तान इतनी गरीब है, ना मैं खुद इतना गरीब हूँ। ऐसे नहीं होता। डायस्पोरा में हम ये ढूंढते नहीं कि कौन मालदार है। देखें, लोगों के एफर्ट्स होते हैं, लोगों के काम होते हैं। अभी जो सरदार ज़हूर हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वहाँ पे, बिजनेस फोरम। तो वो एक अकेले शख्स नहीं है, पूरा एक बिजनेस फोरम है और हमारा तावन भी उनके साथ है। ये छोटी बातें हैं, आप ये देखें कि ये कॉज कितना बड़ा है। प्लीज इस बात को मैं आपके तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये जो डायस्पोरा है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ 38.3 बिलियन की रेमिटेंस नहीं है, वो भी इनका कसूर नहीं है। अगर आप लीकेज खत्म करें तो इनकी जो रेमिटेंस है वो $60 बिलियन बनती हैं और ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। और हमने ना कभी इन्वेस्टर्स देखा है ना सोचा है। हमने अच्छे जो वेल रिप्यूटेड लोग हैं, अगर वो अपने कौमी हीरो को वेलकम करना चाहते हैं, वो उनको बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उन लोगों की बात है। ना हमने कभी इन्वेस्टर देखा है ना ढूंढा है। नहीं, आप सुने कोई लंदन में भी कर रही हैं आगे, आप आज भी लंदन में ही हैं। आप सुने अगला प्रोग्राम लंदन में है। अगला प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का लंदन में है, वो मैं खुद करवा रहा हूँ, कोई और नहीं करवा रहा। उस पर जो भी है वो मैं खुद करवा रहा हूँ। वो मैं इस जगह का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज का चेयरमैन रह चुका हूँ।
मैं यहाँ स्मॉल बिजनेस कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का अभी भी प्रेसिडेंट हूँ, तो ये मैं करवा रहा हूँ अपनी तंजीम के साथ। सुना उसमें अच्छा, फील्ड मार्शल भी आ रहे हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं ली है अभी ना, हमने उनको दावत एक्सटेंड की है। अगर हम दावत एक्सटेंड करेंगे और उनके पास टाइम हुआ तो वो जरूर आएंगे यहाँ पे। अच्छा कमर साहब, फील्ड ये मार्शल के दिल में अपने ओवरसीज के लिए और अपनी पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह प्यार है। ऐसा शख्स सदियों में मिलता है। पाकिस्तानी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा शख्स दिया है जो ना तो किसी लालच में है ना किसी जातियात में है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। और आपने देख लिया कि भी जो वॉर हुई है इंडिया के साथ, अल्लाह ताला ने उस शख्स की मदद की जिस तरह से अबाबील ने उस वक्त फिरौन अच्छा, आपने एक बात कही कि हमने मोबाइल्स पर टैक्स लगाया, पीआईए खराब की, डायस्पोरा हमारे खिलाफ हो गया। ये दोनों काम तो पीटीआई ने किए, पर डायस्पोरा तो पीटीआई के साथ खड़ा नजर आता है। मोबाइलों पर टैक्स भी पीटीआई ने लगाया, पीआईए को खराब भी पीटीआई ने किया, डायस्पोरा है भी पीटीआई के साथ। तो फिर ये दो वजूहत तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जमील साहब, मेरी गुजारिश है सर, ये देखें आप कि मैं किसी पार्टी और जातियात में नहीं जाता। जिसने जो अच्छा किया है वो भी आप लोगों के सामने है और जो बुरा किया वो भी आपके सामने है। अगर आप 1% या 2% या 3% को कहते हैं कि पूरा डायस्पोरा है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस पे। बात यह है कि अभी आपके सामने कन्वेंशन हुआ है बहुत शॉर्ट नोटिस पे, दुनिया के 76 कंट्रीज से ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हैं। आप लोगों ने खुद विटनेस किया उनको, और उन्होंने आके बड़े डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टिसिपेट किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है, जिन्होंने उनके लिए स्टेट लाउंजेस खोल दिए हैं, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको एजाज में एशाइया दिया है। एंड मैं फील्ड मार्शल का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी ओवरसीज के एजाज में एशाइया दिया है। तो अभी आपके सामने डीसी में, टेम्पा में, ब्रसल में, तो ये डायस्पोरा नहीं है। कौन लोग हैं ये लोग? तो ये जो बाहर हमारे दुश्मन ने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है, तो फॉर गॉड से मेरी पाकिस्तानी कौम से हाथ बांध के गुजारिश है, खुदारा दुश्मन और सजन में पहचान करें और कम से कम दुश्मन के हाथ में ना खेलें। लेकिन कमर साहब, यही ओवरसीज़ हमारी हुकूमत से अक्सर नाराज़ भी रहे हैं, और यही ओवरसीज़ हैं जिन्हें आज तो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और समझा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक अक्सर हुकूमतों से ये ओवरसीज़ हमें नाराज़ ही नज़र आए हैं, और आज भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इन मीटिंग्स में कुछ जिक्र किया गया हो या फील्ड मार्शल ने यकीन दहानी कराई गई हो ओवरसीज़ की तरफ से कि जनाब आपके जो मईशत के हालात हैं मुल्क में या सियासत है उसमें जल्दी कुछ चेंज आपको नजर आएगा, मईशत बेहतरी की तरफ जारी है? क्योंकि कुछ जो सेशन सवालों जवाब के थे वो अभी तक हमारे सामने खुलकर आए नहीं। मैम देखें, बात यह है कि फील्ड मार्शल ने यकीन दहानी कराई है, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है। जब ये कन्वेंशन हुआ और इतना कामयाब कन्वेंशन हुआ तो उसकी एक फॉलो अप मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया। उसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की और आर्मी चीफ ने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो ओवरसीज के मसाइल हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इनको फौरी हल होना चाहिए तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसको चेयर कर रहे हैं ओवरसीज के मिनिस्टर, मैं खुद भी उसका एक मेंबर हूं। तो पूरे जोर शोर से ओवरसीज के लिए काम हो रहा है। प्लीज आप इस बात को समझें, ओवरसीज का जो कंट्रीब्यूशन है ये किसी और प्रोग्राम में मैं पूरी लिस्ट आपसे शेयर करूंगा, फिर भी शायद ना कर पाऊं, कि जो ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, आप अलोन सिर्फ एक यूके से बेस्विक ग्रुप को देख लें, 8 सीमेंट फैक्ट्रीज, पैकेजिंग फैक्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल देखें और उसके कमर साहब होपफुली इनको वोट का हक भी दिया जाएगा ओवरसीज को, इसके हवाले से भी बात होगी। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका। मतलब साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात पाकिस्तान को 12 सूबों में तकसीम करने की बात हो रही है और अब नस्ली सियासत को इससे धचका पहुंचेगा। कितना धचका पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा इंतजामी ढांचे का मंसूबा जो कि तैयार किया जा रहा है। मुजम्मिल साहब, बहुत डीप एनालिसिस है आपका इस हवाले से, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं? नहीं, देखें, इसमें आइन सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान के मौजूदा आइन के होते हुए
ये 12 सूबे नहीं बन सकते, ये 4 ही रहेंगे। ये आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, आइन बदलना पड़ेगा। हाँ, आइन बदलना पड़ेगा, आइन तोड़ना पड़ेगा, आइन रेडिक्यूल करना पड़ेगा, आइन से मारवा काम करना पड़ेगा। कोई मार्शल्ला में आपको पता है एक दफ़ा पाकिस्तान में 1 यूनिट हो गया था, सारे सूबे ख़त्म भी कर दिए गए थे। अयूब खान साहब ने 1 यूनिट बना दिया था। तो कोई ये मुझे मौजूदा आइन में रहते हुए पाकिस्तान के 12, 24, 18 सूबे बनते नज़र नहीं आते। मुझे 5वां बनता नज़र नहीं आता। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप देखें जिस सूबे ने टूटना है, पहले वहाँ की 2/3 अक्सरियत, फिर कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत, फिर सेनेट की 2/3 अक्सरियत, तो कहा जाएगा ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचे वाली बात है। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम तरीक़ाकार पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। इंडिया के आइन में ये काम सादा अक्सरियत से हो जाता है। हाँ। जैसे कानून साजी होती है वैसे वहाँ नया सूबा बन जाता है। इसलिए ये पाकिस्तान के आइन को जब 1973 के आइन को बनाया गया तो वो एक ख़ास माहौल में बना। 1 यूनिट टूटा हुआ था, सानिया मशरक़ पाकिस्तान हुआ था, सूबाइयत की बड़ी बातें थीं पाकिस्तान, तो उन्होंने इसको एक बहुत ही ना होने वाला काम बना दिया और लसानी बुनियादों पे सूबे जो हैं बस यही 4 प्रियम्बल में लिखती हैं, बस ये अब इनको तोड़ने का तरीका जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये वो कहते हैं ख्वाहिश अच्छी है, प्रोग्राम अच्छा है, नीयत अच्छी है, तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के आइन में इसका तरीका मौजूद नहीं है। बहुत बड़ा कौमी इत्तेफाक राय हो जाए, पाकिस्तान की सब सियासी जमातें पाकिस्तान में 12 सूबे बनाने पर मुत्तफिक हो जाएं, जो अमली तौर पे आज की सूरत हाल में नज़र नहीं आता। मतलब पीपल पार्टी सिंध को तकसीम करने पर राज़ी नहीं होगी, पीटीआई केपी को तकसीम करने पर राज़ी नहीं होगी, नून पंजाब को तकसीम करने पर राज़ी नहीं होगी। तो ये एक अमली तौर पे जो सूबाई सियासत कर रही हैं जमातें वो अपने सूबे तकसीम करने के हक़ में नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो फार्मूला है ये हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसके तहत पंजाब के तो 4 हिस्से करना चाहते हैं। पहले तो था ना कि पंजाब को 2 हिस्सों में किया जाए, जनूबी पंजाब बनाया जाए और बाकी पंजाब बनाया जाए। अब 4 हिस्से करना चाहते हैं कि पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम। पंजाब वस्ती हेडक्वार्टर, पहला जो है सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल पंजाब इसका हेडक्वार्टर वो कहते हैं लाहौर हो, और इसमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना और उकाड़ा, ये मतलब लाहौर के इर्द गिर्द ये एक सूबा बन जाए, ये एक सूबा बना दिया जाए। दूसरा जो है वो कहते हैं नॉर्दर्न पंजाब बना दिया जाए, पंजाब हम शुमाली इलाका जात कहते हैं, और पिंडी उसका पिंडी हेडक्वार्टर बनाया जाए। उसमें पिंडी हो जाए, अटक हो जाए, जेलम हो जाए, चकवाल हो जाए, मियाँ वाली हो जाए, खुशाब हो जाए, ये मरी शरी भी उसमें आ जाएंगे सारे, चूँकि पिंडी में तो अटक, जेलम, चकवाल, मियाँ वाली, खुशाब जो है ये पिंडी के हेडक्वार्टर के साथ नॉर्दर्न पंजाब एक सूबा बना दिया जाए। तीसरा सूबा वो कहते हैं कि जनूबी पंजाब, जिसका बहुत शोर है, वो कहते हैं बनाना चाहिए, उसका हेडक्वार्टर मुल्तान बनाना चाहते हैं, और उसमें मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान। अच्छा, अब इसमें ये भी एक और तनाज़ा भी है कि बहावलपुर वाले खुद को जनूबी पंजाब में नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं बहावलपुर तो खुद एक रियासत होती थी और बहावलपुर का एक रियासत होती थी, तो उसका वज़ीर आज़म होता था, रहीम यार खान तक वो रियासत होती थी, तो बहावलपुर को अलग सूबा बनाया जाए, इसको जनूबी पंजाब का हिस्सा न बनाया जाए। वो कंट्रोवर्सी जनूबी पंजाब में अपनी जगह मौजूद है कि बहावलपुर को जनूबी पंजाब में शामिल किया जाए या ना किया जाए, और बहावलपुर वाले ये मानते हैं या नहीं मानते। मैं उस कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जनूबी पंजाब के हद तक ये है कि इसमें मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार। और पंजाब का चौथा मगरिबी हेडक्वार्टर, हाँ, वेस्टर्न पंजाब जिसे वो कहते हैं मगरबी, वेस्टर्न पंजाब का एक सूबा फैसलाबाद इसका हेडक्वार्टर होगा। इसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झांग, सरगोदा और भक्कर इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह पंजाब के 4 हिस्से वो करना चाहते हैं, जो तजवीज़ है। बलूचिस्तान को भी 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। अच्छा, पंजाब को 4 हिस्सों में इसलिए तकसीम करने की बात की जा रही है कि आबादी बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में इसलिए तकसीम करने की बात की जा रही है कि रकबा बहुत ज्यादा। और लेकिन जी एक वो कहते हैं कि जी साहिली बलूचिस्तान बनाया जाए, जिसे कोस्टल बलूचिस्तान कहेंगे, जिसका हेडक्वार्टर ग्वादर हो, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद बहुत कोस्ट लाइन है। तो वो कहते हैं जी कोस्ट लाइन का सूबा ही अलग बना दिया जाए। इसमें ग्वादर, केच, पसनी, उमाड़ा और लसबेला, ये जो हैं ये इलाके जो हैं, अब ये रकबे के लिहाज से तो बड़े इलाके हैं, लेकिन इस पर वो कह रहे हैं ग्वादर।
एक वो कहती हैं सेंट्रल बलूचिस्तान बनाया जाए, उसका हेडक्वार्टर खुजदार को बनाया जाए। इसमें खुजदार, किलात, मस्तूंग, आवारान और सोराब शामिल हैं। एक दौर में आपको पता है किलात अलग भी एक रियासत होती थी। अच्छा, हाँ, तो वो बाद में शामिल हुई बलूचिस्तान में। खान ऑफ कलात होते थे, आप देखें ना जी। तो लेकिन अब कलात को वो कहते हैं कि ये सेंट्रल बलूचिस्तान में खुजदार उसका हेडक्वार्टर हो। एक वो कहते हैं नॉर्दर्न बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान बनाया जाए और कोयटा इसका हेडक्वार्टर होगा। इसमें वो ये कहते हैं कि कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला और चमन शामिल हो जी। और आखिरी जो चौथा सूबा है वो मशरकी बलूचिस्तान, जिसे आप ईस्टर्न बलूचिस्तान कहेंगे, डेरा मुराद जुमाली, इसका वो कहते हैं हेडक्वार्टर बनाया जाए और इसमें नसीराबाद, झलमक्सी, कच्छी, सिब्बी और डेरा बुख्ती को डाला जाए। तो यूँ 4 हिस्से बलूचिस्तान के, 4 हिस्से पंजाब के, तो 8 हिस्सों के पर मुश्तमिल 8 सूबे बनाने की बात की जा रही है। केपीके नेक्स्ट, फिर केपीके के वो 2 हिस्से करना चाहते हैं, यह भी बड़ा तनाज़ा है। लेकिन जी वो कहते हैं कि शुमाली खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाए ना, खैबर पख्तूनख्वा, और इसका हेडक्वार्टर हो पेशावर और इसमें पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, चारसता और बुनीर हो। और एक जनूबी बनाया जाए खैबर पख्तूनख्वा, इसमें डेरा इत्मीनान खान, टांग, कोहाट, हंगू, कर्क, बन्नू वगैरह जो हैं वो शामिल होंगे। अब सूरत हाल ये है कि हज़ारा कहाँ जाएगा? हज़ारा कहाँ जाएगा? तो और हज़ारा क्यों ना बनाया जाए? लोगों ने हज़ारा के लिए तो जाने दी हैं। तो अब आप जब सूबे बनाने लगेंगे और हज़ारा को सूबा नहीं बनाएंगे तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। लोग केपी के लोग कहेंगे और फिर मेरे ख्याल में फाटा का अलग सूबा बनने की बात होगी। मुझे लगता है कि केपी के भी आपको 4 हिस्से करने पड़ेंगे। अच्छा, हज़ारा मांगेगा, उधर मांगेंगे, तो मेरे 2 ऑप्शंस का नाकाफी हैं, 4 करना दो नाकाफी हैं। लेकिन अभी की प्रपोजल में 2 ऑप्शन हैं। सिंध में भी 2, सिंध के 2 सूबे बड़े सादे सादे सी डिवीजन है। एक दही सिंध है, एक शहरी सिंध है। जो दही सिंध है उसमें सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, शिकारपुर, नवाबशाह, दादू, मीरपुर खास, सक्खर उसका हेडक्वार्टर बनाया जाए। और जो शहरी सिंध है वो कराची और हैदराबाद, ये एमक्यूएम को बहुत काबिल सिर्फ कराची और इसमें हैदराबाद है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है। अब हैदराबाद 7 और शहरी सिंध आप कह सकते हैं कि उर्दू स्पीकिंग बहुत खुश हो जाएंगे। और शहरी सिंध और दही सिंध का एक तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है, जैसे जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब का एक तनाज़ा हमारे यहाँ देखने में मिलता है, वैसे शहरी और दही सिंध का भी मिलता है। लेकिन आप देखें ना, मरसू मरसू सिंध ना देसू, और इसी पे तो तनाज़े हैं और इसी के गिर्द सियासत घूमती है। वो कहते हैं पंजाब की तकसीम की बात करना तो जायज़ है, लेकिन सिंध की तकसीम की बात करने वाला तो गद्दार है। वो तो सिंधु धरती का गद्दार है जो सिंध की तकसीम की बात करे। लेकिन भाई जब सब सूबे तकसीम होंगे तो सिंध की तकसीम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसको सिंध तकसीम नहीं होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि सब सूबे तकसीम में से छोटे सूबे बन रहे हो, सिंध इकट्ठा रख लिया जाए। सिंध को फिर तकसीम होना पड़ेगा। अब 2 में हो, 3 में हो, ये एक अलग बात है। लेकिन सिंध को भी खुद को कराची के बगैर तो सिंध यतीम ही लगता है ना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे रोशनियों के शहर का और कराची जो है वो सिंध के साथ यतीम लगता है, क्योंकि कराची के साथ ज्यादती बहुत हो रही है, वो कहते हैं। और ये क्यों है, मैं आपको एक और बात बताऊं, आज छोटे सूबों की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान में जब 18वीं तरमीम बनाई गई तो इन्होंने पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम का चैप्टर था वो सूबों को दे दिया कि आप अपनी मर्जी का बनाएं, ताकि सूबे स्ट्रेंथन हो सके। नहीं, सूबों ने बनाया ही नहीं। नहीं, ताकि सूबों को मजबूत बनाया जा सके, सूबों को मजबूत बनाया जा सके ना। डेवोल्यूशन का तो ये तरीका है कि इख्तियारात निचली सतह पे जाने, मुंतकिल होने चाहिए। अगर वफाक से सूबों में आने हैं तो सूबों से फिर नीचे बल्दियाती जाने। सूबों में आकर रुक गए हैं तो फिर 18वीं तरमीम अपनी असल रूह और मकसद खो गई है। बिल्कुल। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या 18वीं तरमीम कामयाब रही, मैं कहूँगा नाकाम रही, क्योंकि नीचे बल्दियाती निज़ाम किसी सूबे ने बनाया ही नहीं हुआ। बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहा हूँ, बेख्तियार तो हमें हर सूबे में नजर आ जाता है। बाख्तियार कोई अपने ज़िले नाज़म को, शहरी नाज़म को, मेयर को इख्तियार देने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब या तो कौमी असम्बली के में जो एमक्यूएम तजवीज़ कर रही है वो बात मानी जाए कि पूरे पाकिस्तान में यकसां बल्दियाती निज़ाम हो और सूबों को एक आइनी तरमीम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात का पाबंद बनाया जाए, वरना उनका एनएफसी का शेयर रुक जाए। जब तक प्रोविंशियल फिनांस कमीशन फाल ना हो तब तक एनएफसी से पैसे ना मिलें, और सूबों को पैसे नहीं मिलने चाहिए जब तक वहाँ बल्दियाती निज़ाम ना हो। और बल्दियाती निज़ाम को एक बार यकसां बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, पूरे मुल्क में एक जैसा होना चाहिए।
ये भांत भांत का ईंट हर जगह 1.5 ईंट की मस्जिद वाला बल्दियाती निज़ाम भी नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अब उसमें एक आईनी तरमीम है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी सूबे बनाने की ज़्यादा बात है। वो कह रहे हैं कैसे हो सकता है, वो कहते हैं एक आईनी मसवदा हो और सूबाई हदूद का तयन करे, मुमकिन नहीं है। जो आइन का तरीका है ये ऑप्शन तो आप ख़त्म ही कर दें कि कोई अमेंडमेंट के ज़रिए हो सके। कौमी असम्बली, कौमी और सूबाई असम्बलियों से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी मुमकिन ही नहीं, ये ऑप्शन भी आप डिस्कार्ड कर दें, ख़त्म कर दें। 4 माह के लिए अबूरी गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, भाई पहले सूबे बनाएंगे तो अबूरी गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाएंगे ना, तो फिर कैसे बनेगा? मुझे नहीं लगता आइन में कोई रास्ता है, कोई रास्ता पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी वजह यह कि सूबों की ज़रूरत पेश क्यों आई, क्योंकि बेतहाशा आबादी की वजह से गुर्बत है, बेरोजगारी है, तालीम के मसाइल ठीक है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। 12 छोटे सूबे इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं ताकि 2 करोड़ तक आबादी हो जाए। 12 छोटे सूबों के क़याम से सूबाई बजट भी 994 अरब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन मुमकिन नजर नहीं आ रहा। प्लान अच्छा है, एग्जीक्यूट करने का तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि हम और उम्मीद कर सकते हैं कैसा हो सके, ये काम नहीं कर सका। हम कहें जी नया लग जाए तो ये काम हो जाएगा, मुझे तब भी मुमकिन नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।